जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल VIP टेक्नो में। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 2 देख रहे थे, तो उसका 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल VIP टेक्नो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शोध हो जाएगा तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। ठीक है, निगम द्वारा विधायी शोध होने की तिथि से 5 वर्ष तक कोई भी आदेश जो है वो पारित किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है यह धारा 45A 45A के परंतुक में उपबोधित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। कोई भी नियोजक कर्मचारी को उस कालावधि के दौरान पदच्युत नहीं करेगा, यानी पद से नहीं हटाएगा। तो ए है बीमारी प्रसुविधा के दौरान, बी है सूती प्रसुविधा के दौरान, सी है ए और बी दोनों के दौरान और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बीमारी प्रसुविधा के दौरान और प्रसूति प्रसुविधा के दौरान अगर आप छुट्टी पे हैं तो आपको आपके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी कंपनी या नियोजक कर्मचारी। ठीक है, नियोजक कर्मचारी को। नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत करने से संबंधित है। ए है धारा 16, बी है धारा 14, सी है धारा 13 और डी है धारा 18। ठीक है, तो इसका सही आंसर है धारा 16A। ठीक, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 खाली स्थान से संबंधित किससे संबंधित है। 1952 की धारा 15 किससे संबंधित है। तो ए छूट देने की शक्ति, बी मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान, सी हर्जाना वसूल करने की शक्ति और डी नियम बनाने की शक्ति। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, आप लोग बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 जो है, ठीक है, वो भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, थोड़ा और हम लोग जूम कर लेते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर देखिए, शिशु अधिनियम में कुल कितनी धाराएं तथा अध्याय हैं। शिशु यानी अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, तो ए है 38 धारा और 2 अध्याय, बी है 38 धारा 3 अध्याय, सी है 38 धारा और 4 अध्याय और डी है 38 धारा और 5 अध्याय। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है और बी ऑप्शन सही है इसका, 38 धारा और 3 अध्याय। ठीक है, 38 धारा जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 है उसमें 38 धारा और 3 अध्याय हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो किसी शिशुता संविदा के अंतर्गत अप्रेंटिस कर रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ए है विद्यार्थी, बी है छात्र, सी है प्रैक्टिशनर और डी है शिशु। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम डी ऑप्शन सही है शिशु कह सकते हैं। ठीक है, शिशु। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिशुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी। ये है राज्य कर्म सरकार द्वारा, बी है केंद्रीय सरकार द्वारा, सी है श्रम मंत्रालय द्वारा, डी है श्रम मंत्रालय के सचिव द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी केंद्रीय सरकार द्वारा। जो केंद्रीय शिशुता परिषद की स्थापना
किसके द्वारा की जाएगी? तो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए है 5, बी है 4, सी है 2 और डी है 3। ठीक, तो इसका सही आंसर है डी 3। सही आंसर क्या है? डी 3। कारखाना अधिनियम 1948 में कुल 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का कितना वर्ष पूरा नहीं किया है? ठीक है, बालक किसको कहेंगे यानी कि? ठीक है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कितने आप आयु पूरा किए रहेंगे तो आपको बालक की श्रेणी में रखा जाएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 16 और ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15। ठीक है, अगर आप 15 वर्ष की उम्र पूरा नहीं किए हैं तो आपको बालक की श्रेणी में रखा जाएगा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुमार से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेत है। कुमार किसको कहेंगे? तो ए, जिसने अपनी आयु का 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, बी, जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूरा कर लिया किंतु 18 वर्ष पूरा नहीं किया है, जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा कर लिया है किंतु 18 वर्ष पूरा नहीं किया है, और सी है डी है, जिसने अपनी आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है, यानी कि 18 वर्ष का नहीं हुआ है तो उसको कुमार, ठीक है, कुमार की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कैलेंडर वर्ष कब से स्टार्ट होगा और कब से कब की अवधि को कैलेंडर वर्ष कहेंगे, यही को इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये है 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। ठीक है, बी है 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, और सी है 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, और डी है 1 मार्च से प्रारंभ होने वाली 12 मास की कालावधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 जनवरी से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष माना जाता है। ठीक है, 52 नंबर आपका क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 की किस अनुसूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्वलित हैं? ठीक है, ए अनुसूची 1, बी है अनुसूची 2, सी अनुसूची 3 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कारखाना अधिनियम 1948 की किस अनुसूची में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्वलित हैं? ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, अनुसूची 1 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 खाली स्थान है। ठीक है, एक साथ लागू हो सकता है, ये ऑप्शन बी है, मातृत्व लाभ और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय लागू हो सकते हैं। सी है, कामगार मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय लागू हो सकते हैं, और डी है, यदि कामगार मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम लागू होते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 53 नंबर का आंसर है ए, ये सही है, एक साथ लागू हो सकते हैं, यानी कि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ये तीनों एक साथ लागू हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो ए है मातृत्व लाभ अधिनियम, बी है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, सी है ए और बी दोनों, और डी है
उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम ये दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है। तो अंशदान नहीं किया जाता, जैसे आपकी सैलरी से कुछ कटता है, कुछ अंश कटता है। ठीक है, तो मातृत्व लाभ अधिनियम के लिए नहीं कटता है, ना कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के लिए भी नहीं कटता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का नाम हाल में ही बदल गया है। ए है कामगार मुआवजा अधिनियम, बी है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, और सी है मातृत्व लाभ अधिनियम, और डी है ग्रेजुएटी का भुगतान अधिनियम। तो किस अधिनियम का नाम हाल ही बदल गया है, तो कामगार मुआवजा अधिनियम। ठीक है, 55 का ये सही है। कामगार मुआवजा अधिनियम जो 1923 है, 23, उसका नाम बदल के प्रतिकर अधिनियम 1923 कर दिया है। प्रतिकर अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कर दिया है। ठीक है, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। 56 नंबर क्वेश्चन है, इशिकावा एंड डेमिंग के बीच क्या संबंध था। पिता पुत्र का, चाचा भतीजे का, गुरु शिष्य का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुरु और शिष्य का। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। जो इशिकावा के अनुसार जानते, जो इशिकावा थे उनके अनुसार गुणवत्ता सुधार एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जो हमेशा एक कदम आगे जा सकती है। ठीक, और इशिकावा और डेमिंग दोनों ने ही गुणवत्ता वृद्धि का उपयोग गुणवत्ता प्रबंधन प्रक्रियाओं में उपयुक्त उपकरणों के रूप में किया। और इशिकावा एवं डेमिंग के बीच गुरु और शिष्य का संबंध था। उन दोनों के बीच गुरु और शिष्य का संबंध था, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सा एक TQM के अवयव में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ए है नेतृत्व, बी है संचार, और सी है मापन, और डी है नजरबंदी। ठीक है, तो इसका है जो पूछा है कि TQM के अवयव में शामिल नहीं है, तो ये डी ऑप्शन नजरबंदी शामिल नहीं है। नेतृत्व, संचार और मापन ये सब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM के अवयव में शामिल हैं, केवल नजरबंदी शामिल नहीं है। यानी कि ऑप्शन सही है क्या, डी नजरबंदी, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन से अवयव शामिल नहीं है, तो नजरबंदी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक कार्य का एक फायदा है, क्या फायदा है। यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है। बी है इससे तरक्की होती है, सी है इससे वेतन वृद्धि होती है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामूहिक कार्य का एक फायदा क्या है, एक फायदा यही है कि यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 58 का ए ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कायजन का तात्पर्य है। ए है गुणवत्ता चेतना, बी है गुणवत्ता आश्वासन, और सी है गुणवत्ता नियंत्रण, और डी है सतत सुधार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी सतत सुधार। काइजन का तात्पर्य यही होता है कि सतत सुधार होता है। ठीक है, काइजन रणनीति कभी न समाप्त होने वाला सुधार संबंधी प्रयास है। ठीक है, जिसमें प्रबंधन एवं कार्यकर्ता है सभी एक समान रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। प्रबंधन और कार्यकर्ता करने वाला भी और उसका मैनेजमेंट देखने वाला सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो काइजन का तात्पर्य होता है सतत सुधार, लगातार सुधार जो कभी न समाप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। SGA को ... यानी खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है SGA को। ठीक है, तो ए है क्वालिटी सर्किट, बी है क्वालिटी लाइन, और सी है क्वालिटी घेरा, और डी है क्वालिटी लूप। ठीक है, तो SGA को क्वालिटी सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गुणवत्ता नियंत्रण है
एसजीए को गुणवत्ता नियंत्रण वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, एसजीए एक समान कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों का एक समूह होता है। ठीक, तो एसजीए को क्वालिटी सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, बेहदिंगखलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है मेघालय और डी है तमिलनाडु। तो बेहदिंगखलम जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। ठीक है, मेघालय का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक गायिका थे या थी? तो ए है बड़े गुलाम अली खां, बी है नाजिया हसन, सी है बेगम अख्तर और डी है नुसरत फतेह अली खान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नुसरत फतेह अली खान। ठीक है, चलिए हम लोग नुसरत फतेह अली खान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नुसरत फतेह अली खान ये सूफी शैली के प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। ठीक है, इनका जन्म पाकिस्तान प्रांत के फैसलाबाद में हुआ था। ठीक, तथा ये जो नुसरत फतेह अली खान थे, ठीक है, इनके गायन जो है वो है मेरे रस के कमर, आप लोग सुने होंगे, दमादम मस्त कैलेंडर और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ठीक है, और एक और है इनको हिजाब को बेनकाब होना। ठीक है, ये सब उनके लोकप्रिय कव्वाली थे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 63 नंबर, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिनके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सा, यहाँ पे खालिस्तान नामक अधिनियम पारित किया? कौन सा यानी कि अधिनियम पारित किया था? तो ए है रोलेक्ट एक्ट, बी है कैलिको एक्ट, सी है द आर्म्स एक्ट और डी है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो ये इसका ऑप्शन सही है रोलेक्ट एक्ट। 64 नंबर है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो आप जानते ही हैं इसमें क्या बताना है, ये ऑप्शन सही है नाथूराम गोडसे। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? ए 1885, बी 1942 और सी 1947 और डी है 1939। तो इसका सही ऑप्शन है 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था गांधी जी द्वारा, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो ए 17 अक्टूबर 1945, बी है 14 अगस्त 1948, सी है 29 अगस्त 1947 और डी है 9 नवंबर 1946। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। 67 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक खालिस्तान अधिकार है, कौन सा अधिकार है? राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या विधिक? तो शिक्षा का अधिकार हमारे देश में एक मूलभूत अधिकार है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 68 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? 60 वर्ष, ए है 60 वर्ष, बी है 70 वर्ष, सी है 80 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 69 नंबर, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ए है रोबिन, बी है लाल मुकुट वाली क्रेन और सी है तोता और डी है वार्न उल्लू। तो बी ऑप्शन सही है, चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका है लाल मुकुट वाली क्रेन। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती प्रणाली विद्यमान है? ठीक है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी है मिजोरम, सी है मेघालय और डी है नागालैंड। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली है, बाकी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI। ठीक है, ए स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, बी है खाद्य सुरक्षा रोजगार आमदनी, सी है कृषि उद्योग एवं सेवाएं और डी है ऊंचाई भार रंग। तो इसका सही ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, इन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है HDI। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, 71 नंबर का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है आपका,
72 नंबर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन है कितना है? ए है 2000, बी है 5000, सी है 4000 और डी है 3000। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता के लिए न्यूनतम मासिक जो पेंशन है वो है आपका डी ऑप्शन सही है, 3000 है। ठीक है, तो 72 का डी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? दूरसंचार नीति, ठीक है, किस वर्ष हुई थी? केवल वर्ष पूछा है, तो ए है 2010, बी है 2011, सी है 2012 और डी है 2013। तो केवल वर्ष अगर पूछा है तो सही है 2012। ठीक है, 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा हुई थी 31 मई 2012 को हुई थी। ठीक है, अगर डेट वाइज पूछेगा तो 31 मई 2012 को हुई थी। इस नीति ने 13 वर्ष पुरानी जो दूरसंचार नीति 1919 का जो थी उसका स्थान लिया था। ठीक है, और इस नीति में उपभोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र, ठीक, पूर्ण मोबाइल नंबर मोबिलिटी एवं एक रोमिंग मुक्त राष्ट्रीय परिकल्पना करते हुए देश के किसी भी दूरसंचार मंडल में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए 74 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि खाली स्थान थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी? तो ए है 2013 से 2018, बी है 2012 से 2017 और सी है 2010 से 2015 और डी है 2011 से 2016। ठीक है, तो इसका सही है 2012 से 2017। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि संतुष्ट पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? ए है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, बी है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही है ए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, 76 नंबर, शक्ति पी, प्रवाह आई और प्रतिरोध आर के बीच क्या संबंध है? ठीक है, तो ए है पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आर और बी है पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर और सी है पी इक्वल टू आई अपन आर और डी है पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आई स्क्वायर आर, केवल आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि विद्युत की ऊर्जा एक प्रकार, जो विद्युत है वो भी एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, और ये अन्य ऊर्जा की तरह ही कार्य करने की शक्ति देता है। ठीक है, विद्युत भी। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कुछ कार्य होता है। ठीक, तो विद्युत धारा के द्वारा होने वाले कार्य की दर को ही विद्युत शक्ति हम कहते हैं। ठीक, तो विद्युत शक्ति को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पी इक्वल टू, देखिए पी इक्वल टू वी आई। ठीक, तो हो जाएगा आपका पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपन आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर अपन आर। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही है आपका? 76 का डी। ठीक है, 76 का डी क्या है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चलिए हम देखते रहते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। 77 है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और डी है टैनिक अम्ल। तो 77 का सही ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। आप लोग जानते हैं दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है आपका। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एक प्रमुख स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से ए है सोयाबीन, बी है गेहूं, सी है मछली और डी है चना। देखिए ऐसे तो सभी प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन जो बी है ना, ये प्रमुख स्रोत नहीं है, इसमें कम प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में। ठीक है, तो ये पूछा कि प्रमुख स्रोत नहीं है, तो गेहूं प्रमुख स्रोत नहीं है, बी ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ठीक, गैंडे के सींग और मानव के बाल में जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? ए है एमिनो एसिड, बी है मेलेनिन और सी है ग्लाइकोलाइटिक और डी है केराटिन। ठीक है, केराटिन।
तो इसका सही ऑप्शन है डी, केराटिन। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा गणित का एक सही समीकरण है। तो ए है 2s इजकल टू वी माइनस यू टी, और बी है यूएस 2s इजकल यू टी प्लस हाफ प्लस 80 स्क्वायर, और सी है यू प्लस वी प्लस 80 स्क्वायर, यू इजकल टू वी प्लस 80 स्क्वायर, और डी है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजकल टू ए एस। ठीक है, तो आप जानते हैं गणित का 3 समीकरण है, कौन सा। तो वी इजकल टू यू प्लस 80, ठीक, और दूसरा है यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक, तो जो दूसरा नंबर आपका है, तो उसमें अगर आप 2 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, जैसे आपका है यस, एक मिनट, यस इजकल टू यू दिया है आपका टू, यस इजकल टू, एक मिनट, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है ना, हाफ 80 स्क्वायर, ये समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो अगर इसमें हम लोग देखिए 2 से गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2s इजकल टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर, और ये दिया है समीकरण बी। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 2s इजकल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब मैथ का 5 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन देख लीजिएगा और आराम से लगाइएगा बिल्कुल। ये देखिए बोडमास का है, सरलीकरण में बोडमास है 7 इंटू 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 4 5 माइनस 8 प्लस 4, छोटा कोष्टक बंद -1, बड़ा कोष्टक बंद का मान क्या है। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए ये क्या होगा, सच को 28 एक 29 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, आप प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो 5 तो 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 जुड़ जाएगा और 8 घट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आप कोष्टक से निकलेगा बाहर, तो 1 है, तो -1 और +1, -1 और +1, सॉरी यहाँ पे ना ये जो है 5 है ना, तो 5 - 8, ये प्लस नहीं है, ये भाग का चिन्ह है, सिंबल जो ये है ना, ये वाला सिंबल है, ये भाग का सिंबल है। ठीक है, तो ये और आसान हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, 5 में से 2 हो जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे -1। ठीक, तो जब कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 -1। ठीक, तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 में से एक जगह 8 बचेगा, यानी कि 29 बटा यहाँ पे जो आपका 29/4 है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो अब गुणा कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौको 32, 32 29 हो जाएगा 61, और 61/61 यहाँ पे 61 बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लगा लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है, तो एक्स वाई जेड से कितना % कम है। सिंपल, ये भी बहुत हार्ड सवाल नहीं है, सिंपल है। देखिए ये एक्स जो है वाई से 30% कम है, अगर मान लेते हैं कि वाई क्या है, वाई 100 है। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 70। तो अब एक्स से जेड है 50% कम है, तो जेड क्या हो जाएगा 35, 50% 35 हो जाएगा, यानी कि आपको एक्स वाई जेड मिल गया। ठीक है, अब वाई जो पूछा क्वेश्चन, वो पूछा है कि वाई जेड से कितना % कम है। वाई जो है वो जेड से कितना % कम है। ठीक है, सॉरी जेड पूछा है, जेड वाई से कितना % कम, जेड ने कम है, तो जेड देखिए, तो अब क्या करेंगे, प्रतिशत कमी, यानी कि जो अधिक है उसमें से कम घटा लेंगे,
यानी कि y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, तो y का मान है 100 और माइनस जेड है 35 और बटा 100, सॉरी बटा जेड जिसका पूछा है, तो y का पूछा है, ठीक है। तो y कितना है, y आपका कितना है, y है, सॉरी y का ही पूछा ना, तो जेड का पूछा, जेड कितना परसेंट कम है, तो जेड का मान यहाँ रख देंगे 35 और यहाँ गुणे 100। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा आंसर 65%, ठीक है, 65% आंसर आएगा। चलिए इसमें देखिए 65% कहाँ है, तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, 23, 27, 29, 36, 47 तथा यक्स का औसत 35 है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 सब प्लस यक्स कर लेना है और बटा टोटल गिन लेना है, 6 संख्या हो रही तो बटा 6 कर देना है, इक्वल टू 35। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा यक्स इक्वल टू 48, यक्स इक्वल टू 48, ठीक है। कर लीजिएगा जैसे बताए हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, 11,881 का वर्गमूल कितना होगा। तो ये देखिए 11,881 का भाग विधि से जब आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो 109 होगा, 109, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा भाग विधि से अगर आपको वर्गमूल आता है तो। अब यहाँ पे बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए पूछा है ना कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, तो सबके अंश में हर से भाग दीजिएगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा वो बड़ा है। ऐसे इसमें 11/24 जो है वो बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न है 11/24, ठीक। मैथ क्वेश्चन 5 खत्म हो गया। चलिए हम लोग अब आगे हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्लू बनाना मतलब ये है उल्लू की तरह जागना, बी है मूर्ख बनाना, सी है बड़ाई करना और डी है रात को जगाना। तो उल्लू बनाना होता है मूर्ख बनाना, ठीक है, मुहावरा है मूर्ख बनाना, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला है 87 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, यही पूछा है। तो कृष्ण, ए कृष्ण, बी कष्ट, सी निकृष्ट और डी है शंकरी। तो उत्कृष्ट का जो विलोम होगा वो होगा निकृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होगा निकृष्ट, ठीक है। और कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल। और कष्ट का विलोम होगा सुख और शंकरी का विलोम होगा चौड़ा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा, यही पूछा है। तो ए है जगदीश, बी है शमशीर, सी है धनंजय और डी है गोविंद। तो अर्जुन का जो बहुविकल्पीय सॉरी पर्यायवाची होगा वो होगा आपका धनंजय। इनका और भी अर्जुन का पर्यायवाची है, ठीक है, जैसे गांडीवधर, सभ्य साची, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, पार्थ, कौंतेय, ये बहुत सारे इनके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो भूमि उपजाऊ न हो। उसको क्या कहेंगे, ए है उर्वर, बी है दल मैदान, सी है बंजर, डी है दल, ठीक है। तो जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसको हम लोग कहते हैं बंजर, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए है आकर्षक, बी है आक्रामक, सी है आकर्षक और डी है आकर्षक, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही आंसर है वो ए है आकर्षक। यही कहीं भी आकर्षक यही ऐसे ही कहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये आकर्षक हो जाएगा, गलत है। चलिए
तो ए ऑप्शन 90 का ये ऑप्शन आपका सही है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? जो संस्कृत ग्रंथ है रसमंजरी, उसके रचनाकार कौन थे? ए भानुदत्त, बी है कमंडक, सी है भारवी और डी है चारुदत्त। ठीक है, तो इसमें पूछा रसमंजरी, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो रसमंजरी के जो रचनाकार है वो है ए भानुदत्त। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ए है पद्म भूषण, बी है भारत रत्न, सी है पद्मश्री, डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप जानते हैं सर्वोच्च भारत के नागरिक के लिए जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? ये है ए विश्व युद्ध प्रथम, बी है विश्व युद्ध द्वितीय और सी है विश्व युद्ध खाड़ी युद्ध प्रथम और डी है खाड़ी युद्ध द्वितीय। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र संघ का गठन जो है वो विश्व युद्ध प्रथम के अंत के बाद किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, 1913 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ए है कनाडा, बी है जर्मनी, सी है रूस और डी है भारत। तो 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था कनाडा में। ठीक है, 94 का जो है वो ए ऑप्शन सही है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन और है। बगदाद खाली स्थान की राजधानी, यानी बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो बगदाद कहाँ की राजधानी है? चीन की राजधानी। तेल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, और थाईलैंड की जो राजधानी है, थाईलैंड वो बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड। चीन कहाँ की चीन की राजधानी क्या है? सॉरी, थाईलैंड देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, चीन की राजधानी है बीजिंग, और रूस जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है वही रूस है, ये रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, तो इराक की बगदाद, और थाईलैंड का बैंकॉक, और चीन का बीजिंग और रूस का मॉस्को। ठीक है, चारों का वो पता चल गया। चलिए तो हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? जो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ए है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, बी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, और सी है उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, और डी है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड जो क्षेत्र आता है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के पास वाला जो भाग है उसे हम लोग बुंदेलखंड कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, जो जिले हैं इटावा है, जालौन है, झांसी है, आगरा है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। तो ये जो सभी क्षेत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के क्षेत्र हैं, इनको बुंदेलखंड के अंतर्गत हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, जब कई भागों में यूपी को बांटा जाता है तो उस वाले क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। कोई पूर्वांचल कहते हैं, ये गोरखपुर बनारस वाले क्षेत्र को पूर्वांचल कहते हैं, मिर्ज़ापुर सब। उसके बाद से पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, अवध है। ठीक है, तो कई भागों में बांटा जाता है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के खाली स्थान शहर में स्थित है, यानी किस शहर में स्थित है? ए लखनऊ, बी है आगरा, सी फतेहपुर सीकरी और डी है अलीगढ़। तो रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रूमी दरवाज़ा किसने बनवाया, क्यों बना था? ठीक है, तुर्किश गेटवे इसको कहते हैं, तुर्किश गेटवे इसका उपनाम है। ठीक है, कि तुर्किश गेटवे के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक, तो जो रूमी दरवाज़ा है तो ये उत्तर प्रदेश शहर के जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, यानी राजधानी जो है वहीं पे स्थित है। इसका निर्माण अकाल जब हुआ था तो उस समय
राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो वहाँ के शासक थे आसफ उद्दौला, उन्होंने 1986 में, सॉरी 1786 में इसका निर्माण कराया था, जिससे कि अकाल के दौरान लोगों को बेरोजगार न होना पड़े, रोजगार मिल सके। देखिए उस समय के राजा महाराजा ये मतलब जनता के प्रति कितना ज़्यादा सोचते थे कि उनका रोजगार छिन गया है, काल पड़ा है, रोजगार खत्म हो गया है, तो कुछ काम किया जाए जिससे कि उसमें काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत 1786 ईस्वी में आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो लखनऊ में स्थित है। 97 का 20 सही है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो ए है पानी से भरी मिट्टी के बर्तन, बी है दूध से भरी मिट्टी का बर्तन, और सी है तेल के दीपक, और डी है 4 मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो जो चरकुला नृत्य होता है उसमें महिला अपने सिर के ऊपर तेल के दीपक को रख के और नृत्य करती है। ठीक है, और वो क्या करती हैं चरकुला नृत्य में, ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, तो इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य है ये बहुत मुश्किल क्योंकि इसमें घूंघट काढ़े हुए, जो महिला नर्तकी होती है वो घूंघट काढ़े हुए होती है। ठीक है, और लकड़ी के पिरामिड के मंच पर, लकड़ी का एक पिरामिड बना के उसके मंच पर 108 लैंप रखकर, एक दो नहीं, तेल के एक दीपक नहीं, 108 दीपक रख कर और तब नृत्य करती है। ठीक है, अब ये नृत्य होता क्यों है? तो ऐसा विश्वास है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था, इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। तो होली के तीसरे दिन ये होता है, इसको भी ध्यान रखना है। कब होता है? होली के तीसरे दिन चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में वहाँ की महिलाएं नर्तकी करती हैं और 108 लैंप का, तेल से भरे दीपक का पिरामिड बना के और संतुलन में नृत्य करती है। बहुत कठिन नृत्य है। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद या सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेटेस्ट में अगर आएगा तो ये किया गया था आएगा करके। ठीक है, यानी कि जो पत्रकार हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? तो ए है 1880, बी है 1881, सी 1888 और डी 1818। ठीक है, तो सही आंसर है 1880, ये पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। ठीक, चलिए अब 100 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल खाली स्थान संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ठीक है, किस पर्यटन को जो ये सिविल कौन सी संवर्धन नीति 2017 पेश की गई, यही पूछा है। ये जो नीति है वो राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। तो ये है सर्विस, बी है विमानन, और सी है पर्यटन, और डी है व्यापार। तो इसका सही आंसर है विमानन। उत्तर प्रदेश सिविल विमानन संवर्धन नीति 2017 पेश की गई है। ठीक है, ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। ठीक, तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।